जो मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ ये शायद मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, और ये वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके से शायद अभी तक किसी ने इस तरीके से नहीं सोचा था। मुझे भी बहुत टाइम लगा इस चीज़ को समझने में। किसी भी फील्ड में बिजनेस बनाने के लिए, किसी फील्ड में फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप वही काम करो जो आज तक हम सुनते आए थे। एग्जाम्पल के तौर पे, एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने क्या सुना है कि हम पेंटिंग बनाएंगे और बेचेंगे, यही सब सुना है। क्यों थोड़ा सा कोई दिमाग नहीं लगा सकता कि क्या और प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाए जा सकते हैं जो किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको बिजनेस माइंडसेट का ज़्यादा होना पड़ेगा और जॉब माइंडसेट को छोड़ना पड़ेगा। मान लो मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 लोगों से पूछा, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कोई आर्ट सीखना नहीं चाहता। अगर मैं उन 4 लोगों को सुन के मैंने डिसीजन बना लिया कि आर्ट तो यहाँ कोई नहीं सीखना चाहता, मुझे सिखाना नहीं चाहिए, तो वो एक बहुत स्मॉल सैंपल के बेसिस पे मैंने एक ओपिनियन बना लिया। सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, छोटे बच्चों को ड्राइंग पेंटिंग सिखा रहा हूँ, तो बेसिकली मेरी टारगेट ऑडियंस है पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का पेन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डिज़ायर क्या है, मुझे वो सब समझना होगा। फिर पेन, प्रॉब्लम, डिज़ायर, इन सब के बेसिस पे जो मेरा प्रोडक्ट या सर्विस है उसको डिज़ाइन करना होगा। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगर ये आर्ट की स्किल्स की प्रॉब्लम है, अगर आप अभी तक इसी पे अटके हुए हो, अगर आप इसी चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे हो, तो ये कब क्लियर करोगे? यहाँ पे आता है मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है, टीम हायर करना है, ठीक है, हायरिंग, बिजनेस के हिसाब से सोचना, कंटेंट वगैरह बनाना। कंटेंट तो खैर मार्केटिंग में आ जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी सीखनी बाकी है। एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो रही है तो ये कब होगी, सोच के देखो। और प्रॉब्लम क्यों इतनी बड़ी है कि क्यों आर्ट की फील्ड में लोग प्रोफेशनली नहीं काम कर रहे हैं। एक और पॉइंट है जो इस गोल्डन रूल्स में मैं आपको ऐड कर रहा हूँ कि ज़्यादा टैलेंटेड लोग ना ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो जाता है, बहुत टैलेंटेड होता है, तो वो स्ट्रगल करता है अर्निंग करने के मामले में, या स्पेशली बिजनेस के बारे में सोच पाने के मामले में। 2 टाइप के आर्टिस्ट होते हैं, एक वो जो आर्ट की फील्ड में अर्निंग कर पा रहे हैं, प्रोफेशनली सक्सेसफुली आगे बढ़ पा रहे हैं, एक वो जो नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रोफेशनली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, कई साल तक प्रैक्टिस करने के बाद भी आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल नहीं बन पा रहे हैं। ये 2 टाइप है बेसिकली। अब इसमें से जो वो आर्टिस्ट हैं जो प्रोफेशनली काम नहीं कर पाते हैं, सक्सेसफुली आर्ट की फील्ड में अर्निंग नहीं कर पाते हैं, इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है। ओके, एक बार समझिएगा ध्यान से, पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है इंडियन आर्टिस्टों के लिए। जितने भी इंडिया में आर्टिस्ट हैं जो सीरियस हैं अपने पैशन के लिए, आप बच्चों को टीचिंग देते हो, आप आर्ट के फील्ड में प्रोफेशनल बनना है, पेंटिंग को सेल करना, कमीशन वर्क करना, आर्टिस्ट बनना, प्रोफेशनली आर्ट के फील्ड से अर्निंग करना, जो भी आपका थॉट है, ये अगर आप नहीं समझोगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप इस फील्ड में ग्रो कर सको। मैंने वो आर्टिस्ट के बारे में बोला जो फाइनेंशियली कर पाते हैं, ओके, फाइनेंशियली ग्रो कर पाते हैं, अर्निंग कर पाते हैं, ठीक है, सब कुछ कर पाते हैं। बी जो नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं इसमें भी 2 कैटेगरी है। एक जिनके पास गाइडेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि ये चीज़ भी कुछ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ऐसी वीडियोस इस टाइप की नॉलेज आर्टिस्टों के लिए बन ही नहीं रही है, जो कि ज़रूरी है, और आर्ट के कॉलेजेस में भी इन सब पे बात नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए। तो गाइडेंस ही, क्लैरिटी नहीं होती है, तभी वो एजुकेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो जैसे आज ये वीडियो है, तो ये वीडियोस के थ्रू ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको गाइडेंस की कमी के वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, ये सारी वीडियोस जो मैं शेयर कर रहा हूँ बिजनेस के एंगल से, प्रोफेशनल एंगल से, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप और थोड़ा सा स्टडी करते रहोगे तो आपको इससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन एक दूसरे टाइप के व्यक्ति आते हैं बी कैटेगरी के अंदर, जो सीखना ही नहीं चाहते, और ये कैटेगरी भी बहुत बड़ी है। मतलब कई सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं इंडिया में जिनकी आर्ट स्किल्स तो अच्छी है, ओके, आर्ट स्किल्स अच्छी है, लेकिन जब भी उनके सामने मार्केटिंग, बिजनेस, इन सब की बात होती है तो वो हाथ ऊपर कर लेते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक आर्टिस्ट के लिए अच्छी नहीं होती है, ये आर्टिस्ट को नहीं सीखना चाहिए, ये वो 100 तरीके के वो चीज़ें उसमें शेयर करते हैं। तो एक है जो सीखना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, और जब भी अर्निंग, मनी, इन सब की बात होती है तो ये सारे जो विजुअल्स आपने सुने हैं कि ना, जो एक आर्टिस्ट होता है वो रास्ते पे घूम रहा होता है, वो गरीबी में रहता है, बस आर्ट के ऊपर फोकस करता है, वो अर्निंग वर्निंग की चिंता नहीं करता। ये सारी जो रोमांटिसाइज करते हैं हम अपनी काबिलियत के ना होने की, उसको हम रोमांटिसाइज करते हैं कि एक आर्टिस्ट कैसे गरीब रहता है या उस अर्निंग नहीं कर पाता। इन सब को जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, ये वो सारे आर्टिस्ट इस कैटेगरी में आते हैं जो आगे कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, ओके। तो ये जो वीडियो है ये इस टाइप की आर्टिस्ट के लिए नहीं है। तो अगर आपको मार्केटिंग, अर्निंग, मनी, इन सब को सुन के थोड़ी सी
गुदगुदाहट होती है, थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आती है, तो ये वीडियो को आप छोड़ के जा सकते हो। जो आप ज़िंदगी में कर रहे हैं आप करें, ओके, कोई आपको रोकेगा नहीं। बट प्रॉब्लम वही है कि लॉन्ग टर्म में जब आपको इश्यूज़ आएंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मेरी इस फील्ड में अर्निंग नहीं हो रही है, तो कृपया करके सोशल मीडिया पे आके या कहीं पे और जाके ये सब मत बोलिए कि आर्ट के फील्ड में स्कोप नहीं है, आर्ट के फील्ड में करियर नहीं है। आर्ट, ये वही सारे आर्टिस्ट होते हैं जो कई साल अपना इस फील्ड में देने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन वो किसी और के कमेंट में मिल के कहीं ना कहीं उनको हेट्रेड के रूप में दे रहे होते हैं। तो ये वो सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी बहुत मेहनत की, बहुत अपने स्किल्स पे काम किया, बहुत अपने आर्ट के एजुकेशन पे खर्चे किए, लेकिन जब बात अर्निंग की, मार्केटिंग, सेलिंग, ये सब करने की बात आई तो उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया कि नहीं करना ये सब। और जब अर्निंग नहीं होती और वो किसी और को अर्निंग करते हुए देखते हैं, खासकर तब जब किसी और की आर्ट स्किल्स उनकी आर्ट स्किल्स से थोड़ी कम है, तब भी उनको फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार ये कैसे कर सकता है। तो फिर वो ये सब बोलना शुरू करते हैं कि मार्केटिंग और ये सब चीज़ें बेकार है, ये है, वो है। तो ये इसलिए ये जब आप सेशन को देखें तो पूरा न्यूट्रल होके, प्रैक्टिकल होके, थोड़ा सा समझदारी के साथ ये सेशन देखना ज़रूरी है। और अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। ये सेशन ए कैटेगरी प्लस बी कैटेगरी में उनके लिए जिनके पास क्लैरिटी नहीं है, ताकि आप सबको ये क्लैरिटी मिल सके, ओके। इससे पहले कि ये सेशन मैं शुरू करूं, थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। मेरा नाम रियांश राहुल है। मैं पिछले 8 सालों से प्रोफेशनली आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूं। मेरी जर्नी की शुरुआत जब हुई थी तो मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाने से और कुछ 1-2 कमीशन वर्क्स करने से मैंने शुरू किया था अर्निंग करना। उसके बाद धीरे धीरे मैं काम करता रहा, अलग अलग एग्जीबिशन, शोज़, गैलरीज में मैं जाता रहा और कई सारे आर्टिस्टों से मिलने का मौका मिला, और भी प्रोफेशनली आर्टिस्ट क्या करते हैं, किस तरीके से जर्नी होती है, ये सब चीज़ को मैं सीखता रहा, समझता रहा। धीरे धीरे मुझे बिज़नेस मॉडल को समझने का भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो मैं ये भी ट्राई करता था कि अलग अलग आर्टिस्टों के बिज़नेस मॉडल्स क्या होते हैं या किस तरीके से वो अर्निंग करते हैं, क्या क्या आर्टिस्ट दुनिया भर में फॉलो कर रहे हैं जिसके थ्रू उनकी अर्निंग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी समझ में आई जब ये सारे रिसर्चेस भी मैंने करना शुरू किया। उसके बाद ये जर्नी मेरी चल रही थी। उसके बाद मैंने कुछ कंपनियों के साथ एज ए कमीशन आर्टिस्ट के तौर पे भी काम किया। मैंने अपनी एक ऑफलाइन एकेडमी शुरू करी, उसको मैंने अच्छे लेवल तक ग्रो किया। आज के डेट में आई एम करेंटली द फाउंडर ऑफ रियांश राहुल एकेडमी एंड को फाउंडर ऑफ द ब्रांडेड आर्टिस्ट, जहाँ पे हम आर्टिस्टों को आर्ट की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, आर्ट की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड द ब्रांडेड आर्टिस्ट के अंदर हम आर्टिस्टों को बिजनेस ट्रेनिंग्स, तो ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप जाके और डिटेल्स देख सकें। करेंटली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 8 फिगर इनकम से ज़्यादा जनरेट कर पा रही है। तो इस पूरी जर्नी में मैंने काफ़ी सारे बिजनेस मॉडल को भी समझा, काफ़ी सारे बिजनेस के बारे में भी सीखा। जो बिज़नेस की चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग, सेलिंग, जो फनल सेटअप करने की बात होती है, लैंडिंग पेजेस को डिज़ाइन करना, एड्स वगैरह रन करना, किस तरीके से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लीड्स आती हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने इस पूरी जर्नी में समझने की पूरी कोशिश की है। और उन सब को अपने जो मैंने ऑफलाइन एकेडमी शुरू करी या जो मैंने कमीशन वर्क्स किए, वो सब जगह मैंने अप्लाई किया कि कैसे मेरे काम को मैं मार्केटिंग के थ्रू, सेलिंग के थ्रू और बड़ा कर सकूं। तो मैंने हर जगह उसको इम्प्लीमेंट किया, प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें करी हैं, तभी ये सारी चीज़ें मैं आज आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक गिफ्ट। जितने भी आप में से आर्ट के टीचर हैं या एस्पायरिंग आर्ट के टीचर हैं, जो आर्ट की फील्ड में एज एन आर्ट टीचर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक फ्री सीरीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये सीरीज़ लिमिटेड लोगों के लिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको उस फ्री सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। इस सीरीज़ के अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं जो बिजनेस के एंगल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, आर्टिस्ट और मनी का रिलेशनशिप बताया है। ऐसे कई सारे फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। ये सीरीज़ कम्प्लीटली फ्री है। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जाके इस सीरीज़ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए है तो लेट मत करिएगा, अदरवाइज़ ये सीरीज़ जल्दी ही क्लोज हो जाएगी। ऑल्सो इन फ्यूचर वीडियोज़ मैं ऐसे ही गिफ्ट्स आपके लिए और लाता रहूँगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे मिस ना हो। अब शुरू करते हैं। कुछ पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं इस तरफ लिखता जाऊँगा जो बहुत बड़े मिथ्स हैं या बहुत बड़े डाउट्स हैं इंडियन मार्केट में जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए। इससे पहले इन पॉइंट्स को मैं एक एक करके इस पूरे वीडियो में एक जो मेन पॉइंटर्स हैं वो लिखूंगा। उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको मैं समझाता हूँ। कुछ ही टाइम पहले मैंने एक और लेसन यूट्यूब पे शेयर किया था ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर, और इसके ऊपर मैं काफ़ी बार बोला भी हूँ कि अपनी आर्ट स्किल्स पे काम करिए। आपकी आर्ट स्किल्स नो डाउट अच्छी होनी ही चाहिए। ओके,
अगर आपकी आर्ट स्किल्स अच्छी है तो उसके बेस पे ही आप मार्केटिंग करोगे, उसके बेस पे ही आप सेलिंग करोगे, उसके बेस पे ही सारी चीज़ें करेंगे। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी आर्ट स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं, बट बाकी चीज़ों पे क्योंकि वो काम नहीं करते हैं तो वो प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पाते। इसका सिंपल एग्जांपल है, कोई आप बॉलीवुड की मूवी को उठा लीजिए, ओके, कोई भी आप बॉलीवुड की या किसी भी हॉलीवुड बॉलीवुड कहीं की भी मूवी को एक उठा लीजिए और सोचिए कि ये मूवी कैसे बनती है। एक मूवी सिर्फ एक एक्टर से नहीं बनती है या एक एक्ट्रेस से नहीं बनती है, उसमें कलाकार होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस तो होते ही हैं, और भी सपोर्टिंग रोल्स में कई सारे और एक्टर्स होते हैं, डायरेक्शन होता है, कैमरामैन होते हैं, एडिटिंग की टीम होती है, बहुत सारे और भी अलग 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 स्किल्स होती हैं। तब सब कुछ मिला के एक मूवी बनती है। अब मान लीजिए एक मूवी, बहुत अच्छी मूवी, एक अच्छी मूवी का एग्जांपल लेते हैं, 3 इडियट्स, ओके, बहुत कमाल की मूवी है, आप सबने देखा होगा, बहुत मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, ओके। तो 3 इडियट्स मूवी मान लो बनी, या कोई भी मूवी जो आपकी भी फेवरेट हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, कोई भी फेवरेट मूवी जो भी आपने देखी है कमेंट में बताइएगा। लेकिन एक बार मान के चलिए वो मूवी के बारे में आपको पता ही नहीं होता, जो आपकी मूवी आज फेवरेट है वो फेवरेट क्यों बनी? क्योंकि आपने उसको देखा। अगर आपने देखा ही नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है, कभी पता ही नहीं चलता, और पता ही नहीं चलता वो मूवी भी अर्निंग नहीं कर पाती। तो वो मूवी प्रॉपरली मार्केटेड होती है, उसको प्रॉपरली सेल किया जाता है, उसके टिकट्स को अलग अलग, और भी जो सोशल मीडिया पे आप पेजेस देखते हैं उसके थ्रू भी कई सारी मार्केटिंग होती है कि ये मूवी इतने दिनों में इस मूवी ने इतना कमा लिया, इसमें लोग आ रहे हैं। ये सब क्या है? ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। जब आप एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं कि ये इस मूवी ने तो धूम मचा दिया, इतने स्टार मिले हैं, या इस मूवी ने तो कमाल कर दिया, लोग इसके लिए क्रेज़ी हो गए हैं, ओके, क्रेज़ बहुत ज़्यादा इस मूवी का, ये सारे जो क्या है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब ये सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कब काम करती हैं? जब एक मूवी जेन्युइनली अच्छी हो, ओके। तो अब मूवी, यहाँ पे हम आर्ट स्किल्स को मान रहे हैं, तो आपका आर्ट स्किल्स अगर अच्छा है तब जाके ये मार्केटिंग, सेलिंग और जो बाकी चीज़ें जुड़ती हैं आसपास, ओके, वो सारी चीज़ें एक एक करके आएंगी। अब 2 शब्द एब्स्ट्रैक्ट हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक शब्द है आर्टिस्ट और दूसरा शब्द है आर्ट स्किल्स। अगर देखा जाए तो ये दोनों शब्द एब्स्ट्रैक्ट हैं, इसका कोई रियल एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सा एक्टर बेस्ट है, कोई किसी और एक्टर का नाम लेगा, कोई किसी और एक्टर का नाम लेगा, कोई बोलेगा ये एक्टर ठीक ठाक है, अच्छा नहीं है, कोई बोलेगा ये एक्टर बहुत कमाल का है। सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन हर एक्टर ने जिसकी एक्टिंग स्किल्स एक्चुअल में अच्छी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पसंद नहीं आ रहा है तो उसकी एक्टिंग स्किल्स ना हो। कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग स्किल्स कमाल की है, लेकिन अलग अलग किरदार में वो सूट करते हैं। अगर उसी किरदार को किसी और को दिया जाता तो वो उतना सूट नहीं करता। एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि एक्टर्स, अगर 10 अच्छे एक्टर्स हैं तो वो एक दूसरे से कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, ओके। वो 10 अपने अपने सेगमेंट में अच्छे हैं कि उनमें ये सारे रोल्स बहुत सूट किए, तभी उनको लोग पसंद कर रहे हैं। इन एक्टर्स में ये सारे रोल्स सूट हो रहे हैं, ओके। आजकल सोशल मीडिया पे कई सारे इमेच्योर लोग भी घूम रहे हैं जो कंपेयर करते रहते हैं ज़बरदस्ती, तो उनको कुछ नहीं कह सकते। बट आई होप अभी जितने इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब मैच्योर हों कि कभी भी आप किसी एक्टर को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। सबने अपना अपना रोल निभाया है और उसके बेस पे लोगों ने उस किरदार को पसंद किया। तो एक्टर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, हम नाप नहीं सकते किसी तराजू में डाल के कि ये एक्टर 10 किलो का है और ये एक्टर 5 केजी का है और ये एक्टर 3 केजी का है। कोई नपाई नहीं हो सकती। हर एक्टर अपने अपने तरीके से, जो भी अच्छा एक्टर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ओके। वैसे ही एक वर्ड है आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट आप किसको बोलोगे? जो सब कुछ बना सकता है, जो एनाटॉमी भी कर लेता है, जो बहुत सुपर हाइपर रियलिज्म भी कर लेता है, जो बहुत डिटेल वर्क कर लेता है, मतलब बाल की खाल तक बना लेता है, उसको हम आर्टिस्ट बोलेंगे? क्या ऐसा ज़रूरी है? हो सकता है वो सिंपल लाइन्स आर्टवर्क्स बनाता हो, क्विक स्केचेस बनाता हो, उसके स्केचेस में बहुत दम हो, वो भी आर्टिस्ट है, ओके। हो सकता है वो सिंपल ड्राइंग फंडामेंटल को समझ गया और उसकी ड्राइंग बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ड्राइंग तो मेन कोर स्किल है। अब वो डिटेल भले ही ना कर रहा हो, जैसे हमारे ओल्ड मास्टर रहे हैं, कई सारे ऐसे मास्टर हमारे पास्ट में रहे हैं जो बहुत डिटेल वर्क नहीं करते हैं, लेकिन वो भी आर्टिस्ट कहलाए। कई सारे एब्स्ट्रैक्ट के भी आर्टिस्ट रहे हैं, कई सारे ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं जिनके आर्टवर्क बहुत मास लेवल पे समझ में ना आया हो, बट बहुत एक स्पेसिफिक ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता हो।
जैसे कोई किसी को बहुत सॉफ्ट सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को रैप सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अपनी अपनी चॉइस है और वो सब आर्ट है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अच्छा आर्ट है, ये बेकार आर्ट है। एक लेवल पे अगर उसकी स्किल अच्छी है और उसको उसको वो एक लेवल पे पहुंच चुका है, एक स्किल सेट उसकी बेसिक ग्राउंड रूल उसका क्लियर है, तो वो आर्ट का फॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन वो आर्ट को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आर्ट नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है। ठीक है, तो आर्टिस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है। हाँ, बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जैसे मान लो कोई गाना गा रहा है और गा ही बेसुरा रहा है और उसके गाना को सुन के कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक बेसिक स्किल होती है, उसके बाद कोई अलग अलग तरीके से आर्ट करता है, वो भी आर्टिस्ट होता है। तो आर्टिस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वैसे ही आर्ट स्किल्स भी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है कि किसकी स्किल्स कितनी लेवल की हम चेक नहीं कर सकते। हम पिकासो को और डाविंची को कंपेयर नहीं कर सकते, हम हेनरी मटीस को और जॉन सिंगर सार्जेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। अपना अपना तरीका था उनका, बेसिक लेवल सही था सबका, सबने ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो आर्ट के प्रिंसिपल्स है वो सब समझे, लेकिन जब काम करना शुरू किया तो अलग अलग तरीके से काम किया, तो स्किल्स अलग दिख रही थी। ये क्लियर है अभी तक? ये चीज़ें क्लियर है? अब इस चीज़ को समझना, क्यों इंडिया में प्रोफेशनलिज्म में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक चीज़ समझिएगा कि एक पॉइंट यहाँ पे, गोल्डन पॉइंट में लिख रहा हूँ, आपके पास कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो आप किसी को दे सको, जिसके बदले वो सामने वाला पे कर सके। ओके, तो यू हैव टू हैव ए प्रोडक्ट और सर्विस जो किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। ये आपका एक बेसिक पॉइंट है। अक्सर क्या होता है, इंडिया में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो ये मान के चलते हैं कि हम पेंटिंग बनाएंगे और लोग उसको खरीद लेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्या है ऐसा आपकी पेंटिंग में? और जो है वो आप मानते हो, सामने वाला तो नहीं मानता, तो क्यों खरीदें? सबसे पहले ये आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से, आस्क योरसेल्फ कि कोई हमारा आर्ट क्यों लेना चाहता है, हमारा कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज है वो क्यों सामने वाला लेना चाहता है, क्या उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है, क्या उसका बेनिफिट हो रहा है। जब तक सामने वाले का बेनिफिट नहीं होगा तब तक आपका प्रोडक्ट या सर्विस अभी रेडी नहीं है। और एक चीज़ और, एक और गोल्डन रूल मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आर्ट इज मोर लाइक ए बिजनेस एंड लेस लाइक ए जॉब। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको बिजनेस माइंडसेट का ज़्यादा होना पड़ेगा और जॉब माइंडसेट को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जॉब की तरह एज एन आर्टिस्ट आर्ट की फील्ड को जॉब की तरह देखते हैं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। आप बस आर्ट की फील्ड में इसलिए आ रहे हैं कि, और हाँ, अगर ये वीडियो को भी आप अगर इसलिए देख रहे हैं कि मुझे ये वीडियो देख के कोई आर्ट टीचिंग की जॉब मिल जाएगी या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का मुझे जॉब प्रिपरेशन का बता दीजिए, तो ये वीडियो या मेरे चैनल आपके लिए नहीं है। ओके, मैं कहीं पे जॉब लेने के लिए या गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना या ये सारी चीज़ों को मैं नहीं शेयर करता हूँ। आई प्योरली शेयर कि अगर आप एंटरप्रेन्योर के थॉट के हिसाब से सोच रहे हैं तब जाके आप एक्चुअल में आर्ट की फील्ड में ग्रो कर पाएंगे और बड़े लेवल तक ग्रो कर पाएंगे। ओके, तो आर्ट इज़ लेस लाइक ए जॉब एंड मोर लाइक ए बिजनेस। बिजनेस में जैसे थॉट होना चाहिए, जैसे एक मूवी बनती है तो बहुत सारे थॉट जो होते हैं बिजनेस की तरह से होते हैं कि किसकी मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, कि लोग इस मूवी को किस नज़र से देखेंगे, कि ये किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करती है, कि ये मूवी में किस तरीके का इमोशन है या किस तरीके की ऑडियंस इसको ज़्यादा पसंद करेंगी या किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ आज की दुनिया में काम कर रही है। मूवी बनती है तो वहाँ पर लोग क्या इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग के लिए, मीम्स, पेजेस, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में हेल्प करती है। कभी भी ये मूवी बनती है तो उसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाते नहीं हैं या बैनर्स नहीं छपवाते रहते हैं। मेन जो स्ट्रीम है आज, मेन मार्केटिंग का जो चैनल है सबसे बड़ा, वो सोशल मीडिया ही है। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया के पेजेस को देख के या सोशल मीडिया की पोस्ट को देख के कितने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ ये मूवी अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। सारे लोग डिसीजन वहीं से बनाना शुरू कर देते हैं। लोग रिव्यूज़ कैसे दे रहे हैं वो सारे लोग चेक करते हैं। तो ये सब मार्केटिंग के थॉट है और ये आता है बिजनेस माइंडसेट से। तो बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना ज़रूरी है। तो अगर आप एक आर्टिस्ट बन रहे हो, ओके, अगेन मैं बोलूँगा, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करने वाले आर्टिस्ट के रूप में जा रहे हैं, आपको प्रोफेशनली काम करना है। कई लोगों को तो ये वर्ड ही क्लियर नहीं कि प्रोफेशनल मतलब क्या होता है। सिंपल मीनिंग है, आप किसी फील्ड से अर्निंग करते हो तभी आपको प्रोफेशनल बोला जाता है। तो अगर आप एज एन आर्टिस्ट प्रोफेशनल गोल रखते हो तो आपको बिजनेस माइंडसेट का होना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास एक प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए जो आप किसी और को दे सको। अब जो मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ ये शायद मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ और ये वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके से शायद अभी तक किसी ने इस तरीके से नहीं सोचा था। मुझे भी बहुत टाइम लगा इस चीज़ को समझने में, क्योंकि क्या होता है ना, हम आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं कि हमें इतना समझ में आ गया, हम इतना काफ़ी हैं।
जब तक हम अपने आप को ओपन नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होगी। सिंपल समझना, किसी भी फील्ड में बिजनेस बनाने के लिए, किसी फील्ड में फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप वही काम करो जो आज तक हम सुनते आए थे। एग्जाम्पल के तौर पे, एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने क्या सुना है कि हम पेंटिंग बनाएंगे और बेचेंगे, यही सब सुना है। क्यों थोड़ा सा कोई दिमाग नहीं लगा सकता कि क्या और प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाए जा सकते हैं जो किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। ओके, किसी आर्टिस्ट ने पेंटिंग बना के वो सेल नहीं करता है, वो क्या किया, उसने अपना आर्टवर्क को गले के लॉकेट में बना दिया। ओके, अपने आर्टवर्क को बैंगल्स में बना दिया, तो वो प्रोडक्ट के अंदर उसका आर्टवर्क आ गया। उस तरीके से वो अपना आर्टवर्क सेल कर रहा है। एक आर्टिस्ट ने अपना आर्टवर्क, अपना जो भी उसका पेंटिंग जो भी वो करता था, उसमें वो पोर्ट्रेट बनाता था, उस पोर्ट्रेट को उसने क्या किया, छोटे छोटे फ्रेम्स में बनाना शुरू किया और वो एक गिफ्ट हैम्पर टाइप का उसको यूज़ करना शुरू कर दिया कि आप गिफ्टिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, सोचते हैं। कई लोग कस्टमाइज्ड जूते बनाते हैं, जूते, स्नीकर्स खरीदते हैं। स्नीकर्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। स्नीकर्स लिए, जूते लिए, प्लेन शूज़, ओके, स्नीकर्स लिए और उसमें पेंटिंग किया, और वो कई लोग कस्टमाइज्ड शूज़ खरीदते हैं। एक एग्जीबिशन में मैं गया था, वहाँ पे ऐसे कस्टमाइज्ड शूज़ का एग्जीबिशन लगा हुआ था। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी ज़रूरी है। बेसिकली आपका थॉट ये होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट या सर्विस बना सकता हूँ या बना सकती हूँ जो किसी और को दूँ तो सामने वाला मुझे पे करने के लिए तैयार हो। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब जब ये चीज़ें हम सोचते हैं कि क्या कस्टमाइज्ड चीज़ें हम बना के दे सकें, क्या कर सकें, अब यहाँ पे आइडिया आना बड़ी बात नहीं है। अब इस वीडियो को आप देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, अब अचानक से आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ रहे होंगे कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जूते में, अगर जूता में किया जा सकता है तो हम किसी और चीज़ में कर देते हैं, किसी और चीज़ में बना देते हैं। यहीं पे लोग फेल होते हैं। आइडिया का कोई रोल ही नहीं है, आइडिया हैज़ नो रोल। ओके, बस मैंने आपको आइडिया इसलिए दिया ताकि आपका माइंड ओपन हो सके। असली खेल आता है इम्प्लीमेंटेशन में, कि आपको उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। सोच तो लिया आपने कि हम ऐसी पेंटिंग बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब तक बिजनेस माइंड नहीं है आप सोचोगे कैसे कि कौन सी ऑडियंस को ये सामान चाहिए एक्चुअल में, अपने मन से नहीं। तो मार्केट को समझना होगा कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिसको ये मेरा प्रोडक्ट, ओके, ये जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो चाहिए, ये जो मेरी सर्विस है वो चाहिए। वो ऑडियंस एक्चुअल में क्या उसके लिए पे करने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें आपको खुद समझदार होनी पड़ेगी कि कहाँ से ये चीज़ें मैं सोच सकती हूँ कि किस टारगेट ऑडियंस के पास मुझे पहुँचना है। कई लोग बोलते हैं, जैसे एक मैं आपको रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, कई लोग बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमसे कोई आर्ट टीचिंग की क्लासेस लेना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे किसी को आर्ट की कदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्ट सीखना नहीं चाहता। ये क्या हुआ, एक बायस्ड ओपिनियन अपना दे दिया कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। कभी भी ये हम नहीं देखते हैं कि उस चीज़ को चेक करने के लिए हमें प्रॉपरली पहले अवेयरनेस बनानी होगी। हमें पहले सोशल मीडिया के थ्रू या प्रॉपर मार्केटिंग करके देखना होगा कि कहाँ पे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। मान लो मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 लोगों से पूछा, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कोई आर्ट सीखना नहीं चाहता। अगर मैं उन 4 लोगों को सुन के मैंने डिसीजन बना लिया कि आर्ट तो यहाँ कोई नहीं सीखना चाहता, मुझे सिखाना नहीं चाहिए, तो वो एक बहुत स्मॉल सैंपल के बेसिस पे मैंने एक ओपिनियन बना लिया। सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, छोटे बच्चों को ड्राइंग पेंटिंग सिखा रहा हूँ, तो बेसिकली मेरी टारगेट ऑडियंस है पेरेंट्स। अब पेरेंट्स का पेन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डिज़ायर क्या है, मुझे वो सब समझना होगा। फिर पेन, प्रॉब्लम, डिज़ायर, इन सब के बेसिस पे जो मेरा प्रोडक्ट या सर्विस है उसको डिज़ाइन करना होगा। मुझे वो सारी चीज़ें अपने प्रोडक्ट में डालनी होगी या बताना होगा जिसके वजह से वो पेरेंट्स का पेन, प्रॉब्लम, डिज़ायर हिट हो और उसके बेस पे वो एक्शन ले। मैं कभी भी जाके ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैंने क्लासेस शुरू की तो आपको सिखाना चाहिए, अच्छी बात है, सिखाने से आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे इस तरीके से, भले वो कंटेंट बनाने की बात हो, भले वो सोशल मीडिया पे उन पेरेंट्स को दोस्त बनाने की बात हो, अपने वीडियोज़ को इस तरीके से मुझे डिज़ाइन करना होगा ताकि मुझे वो चीज़ मैं शेयर कर सकूँ जिसके थ्रू उनका पेन, प्रॉब्लम, डिज़ायर में हिट कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से सोचना होता है, तब जाके एक प्रोडक्ट या सर्विस ऐसा बनता है जो उस पर्सन को, जिसको हम वो देना चाहते हैं, उस तक वो पहुँच सके। हमें सब कोई इंसान नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे घर के आसपास जो रहते हैं सब आ जाएं, हमें सब नहीं चाहिए। एक पॉइंट और जो बिजनेस के एंगल से समझना ज़रूरी है कि एवरीवन इज नॉट
योर कस्टमर। हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। आपके कस्टमर सिर्फ वही लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू उनका वैल्यू, उनके वैल्यू एडिशन हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, ओके, मेरी मोबाइल की दुकान है, तो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो लोग आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो मैं एक हार्ली डेविडसन, बाइक का नाम जो आपने सुना होगा हार्ली डेविडसन, उसका मैंने शोरूम खोला, तो हर कोई नहीं आ जाएगा आसपास। मुझे ये देखना होगा कि हार्ली के फैंस कौन हैं, हार्ली के लवर्स कौन हैं। वो सारे लोग आएंगे और बहुत वो गिने चुने लोग होंगे, और सबसे पहले मुझे ये कुछ मार्केटिंग करनी होगी ताकि पता चले कि वो सारे लोग यहाँ तक आ सकें। और चलो हार्ली तो मैंने बहुत डिफरेंट एग्जांपल दे दिया, वो बहुत एक प्रीमियम क्वालिटी हो गई, क्योंकि फिर वो एरिया मैटर करता है। लेकिन आर्ट स्किल्स सिखाने के मामले में जैसे कई लोग टीचिंग शुरू करते हैं, तो आप कहीं भी टीचिंग शुरू कर सकते हो। हर कोने में, हर जगह पे आर्ट के लवर्स आप कहीं पे कम कहीं ज़्यादा ज़रूर होंगे, कहीं पे फीस कम कहीं फीस ज़्यादा रखने की पॉसिबिलिटी ज़रूर होगी, वो वेरिएशंस होंगे। कहने का मतलब है कि ये थॉटफुल आपको होना ज़रूरी है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो, क्या आप बाकी वेरिएबल्स के बारे में सोचते हो जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंच सके और उसके अराउंड थोड़ी अवेयरनेस बन सके, तब जाके डिमांड बनती है। जैसे कि अगर मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो नॉर्मल पब्लिक को पता नहीं है, एग्जांपल के तौर पे आप किसी गांव में रहते हैं, आप अपनी आर्ट क्लास शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे कोई आर्ट के बारे में उतना नहीं जानता है जितना किसी शहर में जानते होंगे, तो शहर में उतना उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी गांव में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे चीज़ें उतनी एजुकेटेड नहीं हैं लोग, तो सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ी चीज़ करनी होगी वो है एजुकेशन। आपको लोगों को एजुकेट करना होगा, लोगों को बताना होगा इसकी वैल्यू क्या है, क्यों है। और डायरेक्टली आप बोलोगे नहीं कि मेरी क्लासेस में आ जाओ या यहाँ पे आ जाओ, आप पहले एजुकेट करोगे कि इसका वैल्यू क्या है। और वो एजुकेशन आप कई टाइम तक, कई महीनों तक, सालों तक करते रहते हैं, तब जाके वो धीरे धीरे लोग समझते हैं उस चीज़ को। तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है लोगों को एजुकेट करने के लिए भी। और ये आर्ट की फील्ड में नहीं, ऐसे कई सारी कंपनियाँ करती हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ अलग क्रिएट करती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब लैंडलाइन चल रहा था, लैंडलाइन के बाद मोबाइल आया, या मोबाइल के बाद मोबाइल के साथ और भी किसी भी टेक्नोलॉजी में जब कोई एडवांसमेंट होती है तो लोगों को पता नहीं होता उसको यूज़ कैसे करें, तो उसके ऊपर एजुकेशन बनती है। उसके ऊपर सारे, आजकल तो चलो यूट्यूब के थ्रू ही एजुकेशन फैलाई जाती है कि उसके ऊपर वीडियोज़ आ जाते हैं, उसके ऊपर कंटेंट आ जाते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या आइटम है, क्यों है, कैसे है। तो धीरे धीरे लोग एजुकेट होते हैं, समझते हैं कि क्या करना है। सोशल मीडिया पहली बार आया तो धीरे धीरे लोगों ने यूज़ किया तो समझ में आया कि कैसे यूज़ करते हैं। वैसे ही कुछ भी चीज़ शुरू होती है, आर्ट क्लास की बात अगर करें तो एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टेक्निक है, ओके, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका है मार्केटिंग करने का। क्योंकि जब आप किसी को एजुकेट करते हो तो आप अपने आप को एक्सपर्ट पोजिशनिंग पे ले आते हो। जब आप किसी और को कोई चीज़ समझा रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको एज एन एक्सपर्ट देख रहा होता है। इसलिए आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं आर्ट टीचिंग को, जितने भी आर्ट के टीचर्स हैं उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों करता हूँ या क्यों चाहता हूँ कि आर्ट के टीचर्स और ग्रो करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आर्ट की टीचिंग ग्रो होगी ना, जितना ज़्यादा आर्ट के टीचर्स ग्रो होंगे, उतना ज़्यादा आर्ट की अवेयरनेस बिल्डअप होगी, उतना ज़्यादा मार्केट एजुकेट होगा, उतनी ज़्यादा लोग आएंगे। और कोई भी फील्ड सिर्फ डिमांड के बेस पे चलती है, इस बात को समझना। अगर ये फील्ड है आर्ट की तो ये चलती है डिमांड के ऊपर, कितनी डिमांड है इसकी। और आर्ट टीचिंग जितने भी लोग देते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, उसके थ्रू ये डिमांड बढ़ती है तो आर्ट की फील्ड बढ़ती है। जिस दिन सारे टीचर्स ने काम करना बंद कर दिया, जिस दिन सारे आर्ट की फील्ड में जो लोग हैं सब ने अपना कंटेंट बनाना, एजुकेट करना बंद कर दिया, डिमांड अपने आप श्रिंक हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी लोग प्रोफेशनली काम करने का सोच रहे हैं, उनका स्कोप और छोटा हो जाएगा। इसीलिए टीचिंग सेगमेंट को सिर्फ टीचर के एंगल से मत लीजिएगा, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। खैर, ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं। अब कुछ और पॉइंट समझते हैं। बहुत बार मैंने ये चीज़ बोली है कि ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम करिए। क्यों इंडिया में प्रोफेशनलिज्म इतना कम क्यों है? एक बार मैं जो अभी दिखाने वाला हूँ इसको ध्यान से देखिएगा कि इंडिया में प्रोफेशनल आर्टिस्ट या आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल बनना, ये बात कितनी कमी क्यों है। 96% लोग अभी तक, उनको ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्लियर नहीं है। ओके, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाली थी, देखिएगा ज़रूर, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए कि मैं ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मतलब क्या। ओके, बेसिकली अगर मैं रफली 2-4 लाइन में आपको समझाऊं तो ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मतलब वो बातें जिसके बेस पे आप एक अच्छा आर्टवर्क बना सको। ओके, और अच्छा आर्टवर्क बनाने के लिए पहले आपको टेक्निकली स्ट्रांग आप हो सको।
जैसे अगर कोई गाना गा रहा है तो वो क्लासिकल गा रहा है या मॉडर्न सिंगिंग कर रहा है या बॉलीवुड का गाना गा रहा है, वो सब बाद में आएगा, पहले गाना अच्छा होना चाहिए। तो वैसे ही ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कि आपको बेसिक जो आर्ट की नॉलेज है कि लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शन सब कुछ आपके सही होते हैं, आप लाइव ड्राइंग, फिगर ड्राइंग सब कुछ लाइव हो या फोटो से हो सब बना सकते हो, डार्कनेस लाइटनेस कितनी करनी है, वॉल्यूम क्या होता है, वो सब आपको पता हो, ये बेसिक क्लैरिटी हो, आपको पता हो कि कलर का वैल्यू कितना होता है और फाउंडेशन उसका वैल्यूज़। एग्जाम्पल के तौर पे आर्ट में एक टर्म होता है वैल्यूज़, डार्कनेस और लाइटनेस को वैल्यूज़ बोलते हैं, उसके बेस पे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कलरिंग अच्छी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये सब बेसिक बातें और यही सिंपल चीज़ें ही कि एजेस क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशनल फील जो आती है किसी भी आर्टवर्क में लाइट एंड फॉर्म के थ्रू, वो डिपेंड करती है कि वैल्यू सही है कि नहीं। ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, कम से कम इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी। तो अब देखो ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये अगर आर्ट है, ठीक है, ये आर्ट की स्किल्स है, तो इसमें 96%, ओके मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया और थोड़ा सा होगा, 96% ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं, बाकी 4% में कलर, टेक्सचर सब कुछ आता है, ठीक है। अब ये चीज़ लोगों की 96% लोगों की क्लियर नहीं है। मान लो 96% लोगों की ये क्लियर नहीं है और 4% लोगों का ये 4% क्लियर है, ठीक है। अब ये 4% जो लोग बच गए, थोड़ा सा मैं आपको स्पेस कम करके दिखाता हूँ, तब आपको और ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये है 96% ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, 4% कलर, टेक्सचर, ये डिटेल्स सारी चीज़ें। अब 96% लोगों का ये क्लियर नहीं है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 1000 लोग हैं तो इसमें से 960 लोग को ये क्लियर नहीं है कि ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जो बाकी लोग बच गए, जो 40 लोग बच गए, इन 40 लोगों में 90% लोग मार्केटिंग, सेलिंग ये सब पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगर ये आर्ट की स्किल्स की प्रॉब्लम है, अगर आप अभी तक इसी पे अटके हुए हो, अगर आप इसी चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे हो, तो ये कब क्लियर करोगे। यहाँ पे आता है मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है, टीम हायर करना है, ठीक है, हायरिंग, बिजनेस के हिसाब से सोचना, कंटेंट वगैरह बनाना। कंटेंट तो खैर मार्केटिंग में आ जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी सीखनी बाकी है। एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो रही है तो ये कब होगी, सोच के देखो। और प्रॉब्लम क्यों इतनी बड़ी है कि क्यों आर्ट की फील्ड में लोग प्रोफेशनली नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोग सोचना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। क्योंकि क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है, ठीक है। आप खुद सोचो, अभी जब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ तो खुद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना कि इतना सारा चीज़ है, ये है, वो है। जब तक ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, आप खुद सोचो कि कब, कौन से टाइम पे, कब जाके आप प्रोफेशनल बनोगे, जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि आर्ट इज़ मोर लाइक ए बिजनेस एंड लेस लाइक अ जॉब। जब तक कोई आर्टिस्ट सेल नहीं कर रहा है, जब तक कोई आर्टिस्ट मार्केट नहीं कर रहा है, स्किल्स अच्छी होने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपकी स्किल्स अच्छी है, मान लीजिए आप उस 4% में आते हैं, आप अपने ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपके क्लियर हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको ड्राइंग, आपको आपकी डार्कनेस, लाइटनेस, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। मान लो आपको ये सब चीज़ क्लियर है, तब जाके आपको ये सब में भी काम करना होगा, जहाँ पे मार्केटिंग, सेलिंग सब कुछ आएगा। तब जाके आप सोच सकते हो कि हाँ मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, या करूँगी या करूँगा, जो भी आपका थॉट है। ये सारी चीज़ें भी हैं। इसीलिए मैं कह रहा होता हूँ बार बार कि बहुत लंबा सफ़र है। अभी जितना जल्दी हो सके अर्निंग करना भी शुरू करो ना। अगर आपको अर्निंग बेसिक से शुरू करनी, कम से कम टीचिंग देना शुरू कर दो, ताकि थोड़ी बहुत अर्निंग हो सके, ताकि 100 चीज़ें जो और हैं आप उसको और सीख सको। एक सिंपल सी चीज़ समझो, अगर जब तक आप सेल नहीं कर रहे हो ना, मार्केटिंग और सेलिंग जब तक आप नहीं कर रहे हो और आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट क्यों ना बन जाओ, आप प्रोफेशनली आर्ट की फील्ड में ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर से एक एग्जांपल दूं, बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स को आपने देखा होगा जो कमाल की एक्टिंग करते हैं,
लेकिन फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है। होता है ये चीज़? येस और नो, आप बताइए। होता है। दिस इज़ द रीज़न। आर्ट की स्किल्स नो डाउट आप कितना भी कमाल कर लो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी आर्ट स्किल्स बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा आर्टवर्क बना सकते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो तब भी फेल होना तय है। दैट इज़ वाई लर्निंग क्यों ज़रूरी है, अब आप समझना इस चीज़ को। जब आपने कोई किताब खरीदी होगी, आपने सुना है बेस्ट सेलर किताब, ये बेस्ट सेलर है, ये बेस्ट सेलर है, ये बेस्ट सेलर किताब, आप सबने सुना है। अमेज़ॉन पे जाइए, सर्च करिए एक बार, ओके। कोई भी किताब एक सर्च करिए जो बहुत पॉपुलर हो। आप सर्च करिए रिच डैड, ओके, रिच डैड पुअर डैड, सर्च करिए एक बार, इस वीडियो को देखते देखते सर्च करिएगा, रिच डैड पुअर डैड, ओके। और कौन सी किताब सर्च कर सकते हो? जो भी किताब आपके दिमाग में आ रही है बताइए, एक बार दिमाग लगाइए। जो भी पॉपुलर किताब आपने सुना है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ओके। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत फेमस किताब, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड मेक फ्रेंड्स पीपल, डेल कार्नेगी की किताब थी। ऐसे कई सारी किताबें हैं जो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, उसको सर्च करिए एक बार अमेज़ॉन पे। हर किताब के ऊपर एक शब्द लिखा होगा बेस्ट सेलर। क्या लिखा होगा? बेस्ट सेलर, कि बेस्ट सेल किया है। बेस्ट रिटन कहीं नहीं लिखा होगा। वो बेस्ट रिटन किताबें नहीं है, वो बेस्ट सेलर है। बहुत सेल किया है तब जाके वो उस कैटेगरी में आए कि वो फेमस है, लोग उस किताब को जानते हैं, पढ़ रहे हैं, ओके। वो किताबें कितनी अच्छी हैं उससे बेहतर, मतलब जो किताबों के नाम आप जानते हो ना, उससे 1000 गुना अच्छी कई किताब होंगी जो उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी लिखी गई होंगी, बट कोई जानता नहीं तो किसी को पता नहीं, और किसी को पता नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, और एग्जिस्ट नहीं करता तो काहे का बेस्ट रिटर्न। अंडरस्टूड? जो स्किल्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो स्किल्स के ऊपर काम करने के बाद ये बड़ा सेगमेंट आता है, और अगर आप इस पे काम नहीं करोगे तो यही वाला सिचुएशन आपका आने वाला है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, वो कभी भी लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा, वो लोग उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए आपने अपने आर्ट स्किल्स पे काम किया, बहुत अच्छा आपका आर्ट स्किल्स है, और सिर्फ आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। चलो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, 10 लोगों ने देखा, आपका आर्टवर्क अगर बहुत कमाल का है तो उसके थ्रू ही बहुत ज़्यादा लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, बहुत सारे लोग आपको मानना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक गलती लोग करते हैं कि सोशल मीडिया पे बस अपना आर्टवर्क की फ़ोटो डालते हैं। देखो एक चीज़ समझ के चलना, जो पेंटिंग होती है या फोटोग्राफी होती है या कविताएं होती हैं, जहाँ पे कलाकार का चेहरा इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग बनाना बहुत मुश्किल है। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि आपका पर्सनल ब्रांड बन सके। एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कई लोग कई सारे कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियंस को जानते होंगे, जो यूट्यूब पे कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, आकाश गुप्ता, अभिषेक उपमन्यु, जो अभी काफ़ी सारे और भी कॉमेडियंस को आप जानते होंगे। आप बताइएगा अगर उनका कोई अगला शो हो, या जिस भी कॉमेडियन को आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, कॉमेडियन के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई और पर्सन भी हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है जिसको आप जानते हैं, तब जाके बहुत चांसेस होता है कि आप उनके शोज़ में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको पर्सनली जाना है उनके वीडियोज़ के थ्रू। अगर उनकी कॉमेडी, जो वो अपने कॉमेडी कर रहे हैं, जो चुटकुले वो सुना रहे हैं, जो जोक्स वो क्रैक कर रहे हैं, वही जोक्स या वही चुटकुले कोई और कॉपी करे और आप किसी और के मुंह से सुने तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। और उन सेम जोक्स को सुनने के बाद आप ज़रूरी नहीं कि उसके पास जाएंगे, लेकिन एक पर्सन के साथ आप उनके स्किल्स के थ्रू, उनके नॉलेज, मतलब जोक की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो मेन पार्ट है एंटरटेनमेंट के थ्रू, उसके साथ आप इतना कनेक्ट हो जाते हो कि उस पर्सन को आप पसंद करना शुरू कर देते हो, वो पर्सन आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। जिसके वजह से क्या होता है, जब उस पर्सन का कोई अगला कुछ इवेंट होता है या कुछ भी उसका प्रोग्राम होता है, आप ज़्यादा चाहते हो उसके पास जाना, क्योंकि उस पर्सन से आप कनेक्ट हो। तो इसी से ही हमारा एक अगला पॉइंट निकल के आता है, ओके, जो मैंने कई बार बोला है और मैं फिर से बोलता हूँ कि आर्ट सेल नहीं होता, आर्टिस्ट सेल होता है। तो इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ। कई सारी बॉलीवुड की मूवीज़ आप देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मूवीज़ में जो एक्टर का फेस होता है
वो कितना मैटर करता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो अगर एक्टर फेमस है, वो एक्टर को बहुत लोग जानते हैं, वो अभी भी पॉपुलर अगर बहुत ज़्यादा हाइप पे है, तो उसके चेहरे के बेस पे भीड़ आ जाती है पिक्चर देखने। पिक्चर घटिया निकलती है तो उसका नाम थोड़ा डाउन होता है, वो सारी चीज़ें होती है, वो बात की बात है, लेकिन उस पर्सन की वजह से कई सारी भीड़ आ जाती है, होता है ये चीज़। तो उसी तरीके से जब आर्टिस्ट अपने आर्ट स्किल्स, जो भी आपका आर्ट स्किल्स है, अगर आपने ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम किया है, बहुत आपका अच्छा आर्टवर्क है, तो आपको अपना चेहरा दिखाना, अपने थ्रू उस आर्टवर्क के बारे में बताना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ मैं आपको बता भी रहा हूँ, और ये चीज़ मैं खुद भी अपनी लाइफ में फॉलो कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं बताता रहूँ, शेयर करता रहूँ। और अगर आप में से मुझसे कोई पहले से कनेक्टेड है तो आपने देखा होगा कि आप मुझे बार बार देख रहे होते हैं, और जब किसी आदमी को कोई बार बार देखता है तो उसमें ट्रस्ट बिल्डअप भी उसका जल्दी होता है, उसके ऊपर आदमी भरोसा भी करता है। खैर, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, और दैट इज़ वाई आर्ट नहीं सेल होता, आर्टिस्ट सेल होता है। इसके ऊपर मैंने और भी सेशंस के ऊपर बात करी है, लेकिन एक बेसिक गोल्डन रूल जो आपको समझना है कि सिर्फ अगर आप यहाँ पे अटके हैं अपने आर्ट स्किल्स पे, आर्ट स्किल्स पहले स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद इस चीज़ पे काम करिए ताकि आपका पर्सनल ब्रांड बन सके। सोशल मीडिया पे अपने आर्ट स्किल्स को सिर्फ मत शेयर करिए, अपने आप खुद भी आइए, बात करिए, शेयर करिए, कम्युनिकेट करिए, नेटवर्क करिए, लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए। क्योंकि देखो, हर चीज़ दुनिया में जो सेल होती है, जो नीड के बियॉन्ड है, कोई भी चीज़ अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी चाहत है, डिज़ायर है, तो वो सिर्फ इमोशन से सेल होगी। ओके, इमोशन से सेल होगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है सेल करने का। कई लोग पूछते हैं कि सर कुछ वेबसाइट बता दीजिए जहाँ पेंटिंग सेल कर सके। वेबसाइट से पेंटिंग सेल नहीं होती है, इमोशन से सेल होती है। इमोशन का मतलब क्या कि आपके आर्टवर्क में सामने वाला कौन सा इमोशन देख पा रहा है, और वो इमोशन तक देख पाएगा जब वो सामने वाला आपसे कनेक्टेड हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप महेंद्र सिंह धोनी के फ़ैन हैं, मान लेते हैं आप महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, या आप में से कोई विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन है, या आप में से कोई सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फ़ैन है, या किसी और फील्ड में कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो सकता है जिसका आप बहुत बड़े फ़ैन हो। बताइएगा, सोचिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा विचार करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। किसी पर्सन के आप बहुत बड़े अगर फ़ैन हैं, तो अगर वो कल के डेट पे एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लेके उसमें से कुछ बना के दे देना, ऐसे उसमें सिग्नेचर मार दे, तो आप उसके लिए भी पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, और ऐसे कई सारे फ़ैन हैं जो अपने आइडल के लिए, जिसको वो बहुत प्यार करते हैं, जिनके वो बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनके कुछ भी रैंडम स्केच या रैंडम सिग्नेचर के लिए भी वो पे करने के लिए तैयार हैं। उनको उस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो उसके एक्चुअल में लाइफ में क्या काम का है, क्योंकि वो उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उससे इमोशन कनेक्टेड है, तो वो उस इमोशन के वजह से वो चीज़ उसको लेते हैं, क्योंकि उस इमोशन की वजह से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, वैल्यू ऐड हो रहा है। ओके, तो ये समझना ज़रूरी है कि आर्ट के केस में भी अगर आप सिर्फ पेंटिंग बना रहे हैं, आप आर्टवर्क बना रहे हैं, और आपको लगता है कि आर्टवर्क अपने आप सेल हो जाएगा, तो ठीक है, आपका आर्टवर्क अगर सुंदर है, मान लो ये पूरी एक पेंटिंग होती और ये सुंदर दिखती, तो कोई देखा 10-15 हज़ार में ख़रीद लेगा, क्योंकि उसको सुंदर दीवार में सजाने की काम आएगी। लेकिन आपका अगर इतना ही गोल है तो आप आर्ट की फील्ड में बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। अगर आपको अर्निंग के लेवल पे जाना है तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, अपना ब्रांड बनाना होगा, अपने आप को, नाम को ग्रो करना होगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको कम से कम इस वीडियो के थ्रू आप समझिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जो आप आर्टिस्टों के नाम सुनते हैं, या जो आप सुनते हैं कि इसकी पेंटिंग लाखों में सेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो कल उठे और कुछ भी रैंडम स्केच बनाया और लोग खरीदना शुरू कर दिए। कई साल उस चीज़ को ब्रांड बनने में लगते हैं, और ब्रांड बनने का बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने साल से वो ब्रांड एस्टैब्लिश है, कितने साल से वो टिका हुआ है। क्योंकि अगर कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक टिक जाती है तो उसमें ट्रस्ट अपने आप बन जाता है कि ये चीज़ इतने साल से है, तो हाँ, ऐसा नहीं है कि आज आई कल चले जाएगी, कई साल से है। तो अगर आपको अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना है, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर मैं अलग से कोई सेशन में प्योरली बात करूँगा, लेकिन रफली समझिए कि आपको अर्निंग आप शुरू कर सको, अपनी स्किल्स पे काम कर सको, उसके थ्रू आप लोगों को वैल्यू एडिशन करते रहो कई साल तक, तो लंबे टाइम के बाद आपको कई सारे लोग जब जानेंगे और पॉजिटिव चीज़ के लिए जानेंगे, और आपको आपकी वैल्यू कर रहे होंगे, आपको रेस्पेक्ट करते होंगे, आपको मानते होंगे, आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका होगा, तब जाके समझिएगा कि आपका पर्सनल ब्रांड अब बन रहा है। ओके, लेट मी शेयर वन मोर पॉइंट। एक और पॉइंट है जो इस गोल्डन रूल्स में मैं आपको ऐड कर रहा हूँ कि ज़्यादा टैलेंटेड लोग ना ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते। अजीब सी बात लगेगी, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो जाता है, बहुत टैलेंटेड होता है,
तो वो स्ट्रगल करता है अर्निंग करने के मामले में, या स्पेशली बिजनेस के बारे में सोच पाने के मामले में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई आदमी बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत स्किल्स उसके पास रहती है, तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है कि ये सब मैं ही करूँगा, ये सब मैं ही कर सकता हूँ या मैं ही कर सकती हूँ, और इसके वजह से आप स्केल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप दिन में एक आर्टवर्क बनाते हैं, ओके, दिन में एक आर्टवर्क बनाते हैं, मान लो आपका बहुत कमाल का आर्ट स्किल्स है, आपने सोशल मीडिया पे डाला, लोग आपका आर्टवर्क खरीद रहे हैं, ठीक है, या आप बहुत अच्छे कमाल के आर्ट टीचर हैं, आपकी टीचिंग स्किल बहुत तगड़ी है, लोग आपकी टीचिंग के दीवाने हो गए हैं, आपसे लोग मिलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप उस लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आपको यही फील हो रहा है कि यार ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ और दूसरा कोई कर नहीं सकता, तो आप कभी भी हायरिंग नहीं करेंगे या किसी और को अपने साथ कनेक्शन नहीं बनाएंगे, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये एक बिज़नेस की प्रॉब्लम है। नॉर्मली सारे बिज़नेस में ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब कोई किसी भी फील्ड में ज़्यादा टैलेंटेड हो जाता है, ज़्यादा उसके पास स्किल्स होती हैं, तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है कि मुझे ये सब आता है, मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और बिज़नेस का सिंपल एक रूल है कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपने से ज़्यादा बेहतर लोगों के साथ कनेक्शन बनाने होंगे, ताकि वो बेहतर लोग आपके साथ काम कर सकें और आपका काम और ग्रो हो सके। और ये चीज़ तब, और ना, जब तक आदमी ये सोचते रहेगा कि मैं बहुत स्किल वाला हूँ, तो वो ईगो रखता है कि अगर मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई आ जाएगा तो मैं उसके साथ कंपटीशन करने लग जाऊँ। वो कंपटीशन की वजह से वो हमेशा उस समय अटका रहता है, और उसको फिर ये डर होता है कि यार ये सामने वाला मेरे से और बेहतर है, तो ये तो मुझसे आगे निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप एक बिज़नेस माइंडसेट के हिसाब से सोचते हो, आपको ये समझना होता है कि कैसे आप एक कनेक्शन बना सको उन व्यक्तियों से जो आपसे बेहतर हैं आप ही की स्किल में, जिनके साथ आप कनेक्शन बना के कोलैब करके आगे काम कर सको। आपको अगर टीम रखनी होती है तो आप टीम को रख सको। आप अगर टीचिंग दे रहे हो या पेंटिंग कर रहे हो, अगर कोई आर्टिस्ट है, मान लो ये एक आर्टिस्ट है और ये एक्चुअल में इसका बिजनेस माइंड है, ये दिमाग लगा के काम कर रहा है, तो ये दिन भर खुद आर्ट नहीं करता है। ये मेनली, अब मैं जो बोलने वाला हूँ थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन दिल पे हाथ रख के सुनने के लिए तैयार हो तो सुनिएगा। एक आर्टिस्ट जब बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, और जब उसका काम बहुत बड़ा होता है, तो वो खुद आर्टवर्क बना नहीं रहा होता, वो खुद मेनली मार्केटिंग और सेलिंग संभाल रहा होता है। और वो नाम, आर्टिस्ट के नाम से लोग उसको जानते हैं, नो डाउट, लेकिन वो काम क्या कर रहा होता है? वो मार्केटिंग और सेलिंग कर रहा होता है बस। इनफैक्ट वो शायद आर्ट भी ना कर रहा हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का। थोड़ा अजीब लगेगा बट सुनिएगा ध्यान से, अगर आंखें खोलनी और माइंड ओपन करना है तो। एक लेवल पे जाने के बाद अगर आर्टिस्ट को और ग्रो करते रहना है तो वो मार्केटिंग और सेलिंग कर रहा होगा। अब एक चीज़ बताता हूँ, अब जब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा अजीब क्यों लगेगा मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ मैंने भी फील की थी, आपको भी लगेगा। पर हम तो आर्ट की फील्ड में आए ही इसलिए थे कि हम पेंटिंग और ड्राइंग कर सकें और लाइफ टाइम कर सकें। आएगा माइंड में कि हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वही चीज़ हम ज़िंदगी भर करना चाहते हैं। इसीलिए तो हम इस फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको कर सकें और लाइफ टाइम कर सकें। इस थॉट में एक बार क्वेश्चन मार्क लगाइएगा और सुनिएगा। जब आप पेंटिंग करते हो, आप मान लो दिन में 4 आर्टवर्क बना रहे हो, दिन में 1 आर्टवर्क बना रहे हो, दिन में 2 आर्टवर्क बना रहे हो, ठीक है। शुरू में तो पेंटिंग वैसे भी सेल नहीं होगी, वो आपका ब्रांड बिल्डअप होने के बाद कई लोग आपको जानेंगे, तब जाके आपकी पेंटिंग सेल होगी। तो शुरू में आपने मान लो क्लासेस लिया, और शुरू में मान लो कुछ कमीशन वर्क भी आपने लेना शुरू कर दिया, ठीक है। आर्ट टीचिंग को आप ग्रो कर रहे हो, आप धीरे धीरे आपके नाम बढ़ रहा है, आपको लोग जान रहे हैं, तो कमीशन वर्क भी मिल रहे हैं। आपके पास दिन में है 24 घंटा। 24 घंटा में आप कितनी ही क्लासेस ले लोगे, कितने ही काम कर लोगे कि आपकी अर्निंग ग्रो होते जाए? आप खुद सोचिए, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। ये सब आप मानते हैं? 24 घंटा से ज़्यादा तो टाइम नहीं आ जाएगा किसी के पास। उस 24 घंटा में जितना हाथ पैर लगा के आप जितना काम कर सको, जितना आपका मैक्सिमम लिमिट है, उतना ही कर पाओगे, तब जाके आपकी अर्निंग होगी। अब धीरे धीरे जब अर्निंग होनी शुरू होती है तो आपको घर वालों को भी टाइम देना है, मान लो आपको अपने पर्सनल काम भी है, सारी चीज़ें हैं, तो आपकी अर्निंग एक लिमिट तक जाके रुक जाएगी। उससे ज़्यादा अर्निंग आपकी नहीं हो सकती।
उसके लिए इस 24 घंटे को 48 घंटे बनाने के लिए आपको एक इंसान और चाहिए होगा जो आपके साथ काम कर सके, ताकि 24-24 मिल के 48 हो सके। उसके बाद इसके बियॉन्ड जाना है तो एक इंसान और चाहिए होगा जिसके वजह से ये 72 घंटे बन सकें। ऐसे करके लोग बढ़ते जाएंगे। अब इस चीज़ को समझना, जितने ज़्यादा आपके पास लोग बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि इन सारे लोगों को संभालना है, इन सारे लोगों को क्या क्या काम करना है, उनको मैनेज करना है, इन सारे लोगों को सैलरी मिल रही है या जो भी इनको आप अर्निंग फीस देते हो, जो भी चीज़ें हैं उनको वो चीज़ें देनी है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके दिमाग सिर पे आएगी? आपके ऊपर आएगी। ठीक है, अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी तो आपका मेन काम बन जाएगा मार्केट करना, सेल करना, अपने काम को लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि आपका नाम उतना ज़्यादा बड़ा होगा जितना ज़्यादा आपका काम बिकेगा, सेल होगा। भले आपकी क्लासेस हो, आपका प्रोग्राम हो, आपकी एकेडमी हो, जो भी आप रन करते हैं। ये कड़वी बातें हैं, मुझे पता है आप में से कई लोग इंडिया में अभी तैयार नहीं हैं इन सब बातों को सुनने के लिए, बट आई फील ये सब बोलना ज़रूरी है। और अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आगे और ऐसी वीडियो ला सकूं जहाँ पे मैं और प्रैक्टिकल रियलिटी बता सकूं। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे P लिखिएगा, P फॉर प्रोफेशन। ओके, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो जब आप इस लेवल पे जाते हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मार्केटिंग सेलिंग आपका मेन गोल हो जाता है और आप मेनली लीडरशिप पोजीशन पे आ जाते हैं ताकि आप इन सब को मैनेज कर सको। तो मेन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, आपको एज ए मार्केटर काम करना होगा। और मार्केटिंग 80% होती है, सेलिंग तो 20% होती है। ओके, और सेलिंग तो तब होगी जब आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस होगा। ऊपर में हमने शुरू किया था, तो वो सेलिंग तब होगी जब आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस होगा और उसको आप मार्केट करोगे। मार्केट आप 80% करते हो, सेलिंग 20% होती है, उससे आपकी अर्निंग होती है। अर्निंग आप अपने टीम मेंबर, जितने भी आपके पास लोग ऐड हो जाते हैं, उनको आप सैलरी देना, बाकी काम करना, 100 चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रोफेशनल पूरी जर्नी चलती है। जितना लेवल पे आप जितने ऊपर पोजीशन पे आप जाते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपका दिमाग, क्योंकि देखो क्या है कि जितने लेवल पे आप ऊपर जाते हो, आपके दिमाग के पास स्पेस होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका दिमाग फट जाएगा। आपके पास स्पेस होना ज़रूरी है कि मेरे साथ अगर इतने लोग साथ हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमें ग्रो करना है, सब कुछ करना है, तो आपको एक स्पेस चाहिए ताकि बाकी लोग सारे काम संभालें। तो आप मेनली इस चीज़ पे फोकस करो कि मुझे आगे क्या करना है। अगर आप खुद इन्वॉल्व रहोगे अपने ही काम पे, तो आपके पास टाइम नहीं होगा बाकी सबको हैंडल करने का या आगे क्या करना है इस बारे में सोच पाने का। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे जैसे लोग अपर पोजीशन पे जाते हैं, उनका मैनुअल काम कम हो जाता है, वो हाथ पैर से काम कम करते हैं, दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं। फिर वो बैठ के सोचने का काम, प्लान्स बनाने का काम, स्ट्रैटेजीज बनाने का काम, ये सब मेन काम होना शुरू हो जाता है। तब आप मेनली आर्टवर्क पे फोकस नहीं कर पाओगे, और ये सच्चाई है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना भूख है आपके अंदर इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये इस बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बताइएगा आप इन सब बातों के लिए तैयार हो तो मैं प्रैक्टिकली इन सब बातों को और डीपली शेयर करूँगा आगे सेशंस में। लेकिन अगर आप तैयार हो इन बातों को सुनने के लिए तो बताइएगा, तब मैं इन टॉपिक्स को और टच करूँगा और बहुत गहराई तक जाऊँगा। लेकिन एक बात के साथ मैं ये वीडियो को अंत कर रहा हूँ। अभी आपको सुनने में ज़रूर अजीब लगेगा, इस बात को एक्सेप्ट करने में ज़रूर अजीब लगेगा कि हमने तो पेंटिंग ड्राइंग करने की शुरुआत करी थी, अगर हमें इस लेवल तक ग्रो करना है तो वहाँ पे हम अगर मार्केटिंग और सेलिंग और ये सब कर रहे होंगे तो हमें पेंटिंग ड्राइंग, फिर तो गोल ही क्या रहा। फिर हम तो मतलब चाहते ही थे ड्राइंग पेंटिंग को करते रहें, हर समय करते रहें। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। 3-4 पॉइंट्स मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। आप अभी यहाँ पे सोच रहे हो, ठीक है, ये आपका सोच है कि मैं ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग करता हूँ या करती हूँ, मुझे अनंत काल तक, मरते दम तक ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग करनी है, अच्छे से करनी है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ मरते दम तक करनी है तो या तो आपके पास अर्निंग का कोई और सोर्स होना चाहिए। मान लो आप कुछ और काम कर रहे हो, उससे आपकी अर्निंग आती है और आप ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग को हॉबी के लिए करते हो, ठीक है, क्लियर। तो आप एक हॉबी आर्टिस्ट हो, हॉबी के लिए पेंटिंग बनाते हो, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपका गोल इस फील्ड में प्रोफेशनल बनना है तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने समझी वो इसकी हकीकत है। ये किसी भी फील्ड में होती है, ये ऑब्वियस चीज़ है। ओके, एक टीचर टीचिंग देना शुरू करता है
कोई मैथ्स का टीचर है, कोई साइंस का टीचर है, मान लो स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको अपने दम पे बहुत बड़ा लेवल पे कोई बिजनेस बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको मार्केटिंग, सेलिंग और वो सारी चीज़ें, उसका मेन गोल धीरे 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 बनता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सच्चाई हैं जो अभी हमने समझी, वो ऑब्वियस चीज़ हैं, ये सारे पॉइंट्स ऑब्वियस पॉइंट है, ये समझना ज़रूरी है। इसलिए मैंने बोला कि क्यों इतने सारे आर्टिस्ट इन सबको नहीं सीखना चाहते, क्योंकि जब कड़वी सच्चाई सुनने को मिलती है तो लोग डरना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बहुत कम लोग हैं जो सीरियस हैं इन सबको सीखने में भी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कई लोग ये सब चीज़ सीरियस हैं सीखने के मामले में। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, जब आपकी अर्निंग होनी शुरू होती है, आप ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग कर रहे हो, आपकी अर्निंग भी हो रही है, आप ग्रो कर रहे हो, तो मार्केटिंग, सेलिंग, मज़ा आना शुरू हो जाता है। एक्चुअल में मज़ा आता है। और मैं खुद इसका एग्जांपल हूँ। मुझे बहुत बेकार लगता था कि कौन मार्केटिंग और ये सब सीखे, ये सब करे, लेकिन एक्चुअल में मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? क्योंकि ये जो आपका गोल है कि बड़े लेवल पे आर्टिस्ट बनना, ये सारी चीज़ें, ये गोल होते हुए दिख रही होती है। आपको पता होता है कि कितने लोगों से कितना कनेक्शन बनाना है। आपको पता होता है कि जब आप सोशल मीडिया को यूज़ करो तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा होता है, तो आपको मज़ा आएगा, नो डाउट। तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि मज़ेदार नहीं रहेगी जर्नी बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ेदार है। मैं आपको बस सच्चाई दिखा रहा था कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मज़ा आएगा, सब कुछ सीखने में आपको मिलेगा, सब कुछ आपका होगा। और तीसरा पॉइंट, जब मैं आपको अगर ये चीज़, अब अगर आप यहाँ पे हो और ये आपका टॉप गोल है कि टॉप लेवल पे आप ये कर रहोगे, कई सारे लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे, आप करोड़ों की अर्निंग कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, बड़ी कंपनी है, ये वो है, तो यहाँ से यहाँ तक ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से यहीं तक ही जाओ। बीच में और भी कई सारे जगह हैं जहाँ पे आप खुश हो सकते हो सकता है आपके पास एक इंसान काम कर रहा हो, आपके पास दो पर्सन काम कर रहा हो, आप महीने का 50,000 1 लाख कमा रहे हो, उतना ही में आप खुश हो, उससे ज़्यादा आपका ग्रो करने का आपका थॉट नहीं हो, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ये चीज़ें होंगी। ओके, लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि आप जहाँ पे हो वहीं अटके रहो, थोड़ा कम से कम आगे बढ़ो, कम से कम इतनी अर्निंग हो कि आप अपने घर परिवार को सबको शांति से रख सको, आपके भी पास पैसे की टेंशन ना हो, आपको अर्निंग करने की टेंशन ना हो, कम से कम इतना लेवल पे आप पहुंच जाएं। उसके बाद आप डेफिनेटली हर दिन, अगर मान लीजिए शुरुआत में जब आप ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हो और डेली 8-8 घंटा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हो सकता है आगे चल के आप 2 घंटा प्रैक्टिस करो डेली, हो सकता है आप डेली का 1 घंटा करो, डेली का 3 घंटा करो, ये अलग अलग टाइम जोन हर किसी का अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे जाने का आपको ज़रूरी नहीं है। कई लोग इस चीज़ को बहाना बना लेते हैं कि इतना कुछ करना पड़ेगा तो अभी से छोड़ देते हैं। ठीक है, उतना नहीं करना है, लेकिन बीच में अनलिमिटेड और भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप जाके रुक सकते हो। ओके, तो ये एक बेसिक जर्नी है जो आपको समझने की ज़रूरत थी। आई होप इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, ओवरऑल कुछ पॉइंट्स आपको समझाने की मैंने कोशिश की, वो समझ में आए हो। ऐसे और भी पॉइंट्स अगर आप चाहते हो प्रोफेशनल एंगल से, तो इसके ऊपर मैं और भी लेसन्स बनाऊंगा। अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मैं चाहता हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि वो सारे पॉइंट्स जो थोड़े हार्श पॉइंट्स हैं वो कितने लोग सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी इस वीडियो के थ्रू आपने समझा वो सभी बताइएगा, और पी लिखिएगा अगर आप प्रोफेशनल इस फील्ड में ये सारे पॉइंट्स चाहते हो कि मैं शेयर करता रहूँ। हेलो माय आर्ट फैमिली, आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग की एक छोटी सी डिटेल मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। आप में से जितने भी लोग आर्ट की फील्ड में एज ए टीचर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं या एज ए टीचर आप काम शुरू करना चाहते हैं, हमारी एक ट्रेनिंग रन होती है द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग, जहाँ पे जितने भी आर्ट के मेंटर्स हैं, आर्ट के टीचर्स हैं, जो आर्ट इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आर्ट प्रेन्योर लेवल पे काम करना चाहते हैं, एज एन आर्ट टीचर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उनको एक कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है बिजनेस के एंगल से, जहाँ पे आप सेलिंग, मार्केटिंग, बिजनेस के बाकी एस्पेक्ट, एड्स वगैरह कैसे रन किए जाते हैं, सोशल मीडिया को कैसे संभाला जाता है बिजनेस के एंगल से, वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं। द ब्रांडेड आर्टिस्ट की सारी डिटेल्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उस पेज पे एक फॉर्म भी दिया गया है, उस फॉर्म पे कुछ सवाल पूछे गए हैं ताकि हम आपके बारे में और जान सकें। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं या जो इस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, या एज एन आर्ट टीचर आप इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एज एन आर्ट टीचर से मेरा मतलब है सारी चीज़ें, आप ड्राइंग सिखाते हो, स्केचिंग सिखाते हो, आप मंडाला आर्टवर्क सिखाते हो, आप मेहंदी या टैटू या फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ों को सिखाते हो, किसी भी टॉपिक पे आप चीज़ों को, अपने एजुकेशन को शेयर करते हैं, भले आप ऑनलाइन सिखाते हो, ऑफलाइन सिखाते हो, ये प्रोग्राम आपके लिए परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आप इन व्यक्तियों में से आते हैं, या तो आप ऑलरेडी कर रहे हो या तो आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, इस प्रोग्राम की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। उस पेज पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के अंदर आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, एंड अगर आपकी क्राइटेरिया हमारे रिक्वायरमेंट से मैच होती है तो हम आपको इनवाइट करेंगे अगले लॉन्च में। उस लॉन्च में सारी डिटेल्स फिर मेंशन करी जाएगी कि कैसे ज्वाइनिंग होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें आपको लाइव शेयर करी जाएगी। कोई भी सवाल हो आप लाइव पूछ भी पाएंगे।
तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टीवीए ट्रेनिंग का, वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन करी गई है। और आपको लगता है कि आप इसके लिए परफेक्टली फिट हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, सो दैट जब इसका लॉन्च किया जाए तो आपको इन्विटेशन हमारी टीम की तरफ से आ जाए। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव आर्ट, लिव आर्ट।